हेलो एवरीवन। सो फर्स्ट टाइम एक एसएमई कंपनी को आज हम डिस्कस करेंगे, सैलिकोर गैजेट्स। कंपनी के Q4 के रिजल्ट आए हैं तो उनका बिजनेस मॉडल देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे एंड आगे FY26 के लिए क्या गाइडेंस वगैरह है, कैसा एक्सपेंशन प्लान है कंपनी का, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो बिजनेस मॉडल अगर हम सबसे पहले समझे इस कंपनी का, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। मतलब 13 ईयर्स हो गए इस कंपनी को। दिल्ली के गफार मार्केट से इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। देन लेटर ऑन 2018 में इन्होंने अपना एक खुद का ब्रांड बिल्ड किया, ब्रांड स्टार्ट किया सैलिकोर के नाम से। स्टार्टिंग में इस कंपनी का जो सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट था वो मोबाइल फोन था। मतलब मोबाइल फोन जो कीपैड वाला होता है, वो कंपनी ने स्टार्ट किया था। वो सबसे ज्यादा सेल होता था इनके लिए, 70-80% रेवेन्यू कंपनी का उसी से आता था। देन लास्ट 5-6-7 ईयर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो काफी इंटरेस्टिंगली इन्होंने अपना जो रेवेन्यू सेगमेंट है उसको बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई किया है। मतलब मोबाइल फोन से, कीपैड वाले मोबाइल फोन से कंपनी ने फिर एंटर किया जो स्मार्ट गैजेट्स होते हैं आपके, ईयरबड्स हो गए आपके, वायरलेस जो आपका नेक बैंड वगैरह होता है, स्मार्ट वॉच हो गया, मोबाइल चार्जर हो गया आपका, पावर बैंक हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने एंटर करा। और अभी लास्ट 1-2 साल के अंदर तो इन्होंने जो आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक वाला पूरा स्पेस है, रेफ्रिजरेटर, एसी, वॉशिंग मशीन, एलईडी, ये सारे प्रोडक्ट्स में भी कंपनी ने एंटर किया। इवन रिसेंटली तो इन्होंने लैपटॉप के अंदर भी एंटर कर दिया। तो लैपटॉप भी कंपनी अब अपने ब्रांड से सेल करती है मार्केट के अंदर। जितने भी इनके प्रोडक्ट्स हैं ये खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, इनके मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स हैं। जो आपके ईएमएस कंपनीज हम ट्रैक करते हैं, जैसे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, ई पैक ड्यूरेबल है, डिक्सन टेक्नोलॉजी है, ये सारे बड़े बड़े कंपनीज जो हैं लिस्टेड स्पेस में, वो सब इसके सैलिकोर के लिए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके देते हैं। और ये कंपनी खुद के ब्रांड पे सेल करती है। यानी कि ये रिटेलर नहीं है जैसा इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया है या आदित्य विजन है जो बाकी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स अपने रिटेल आउटलेट्स पे सेल करते हैं। ये रिटेलर नहीं है, खुद के ब्रांड कंपनी बिल्ड करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने मार्केट के अंदर। सो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, रिटेल नेटवर्क है, आई थिंक 25,000 के आसपास रिटेल नेटवर्क है, 1800 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है जो कंपनी ने लास्ट 5-6-7 ईयर्स के अंदर बिल्ड किया है। तो ये बेसिक सा ब्रीफ है कंपनी के बिजनेस मॉडल के ऊपर। अब देखते हैं इनका फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट कैसा है, प्लस उससे पहले जो और चीजें हैं वो कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो ये पूरा प्रोडक्ट बास्केट है कंपनी का। सारे प्रोडक्ट्स के अंदर कंपनी आज के टाइम पे एंटर कर चुकी है। एंड अभी रिसेंटली इन्होंने ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर भी फोकस करना स्टार्ट किया है। तो करीना कपूर, वरुण धवन, तमन्ना भाटिया, ये सारे इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर्स अपने लिए। कंपनी का एक जो फोकस है इनके मैनेजमेंट का, इनका कहना है कि इंडिया का जो विजन है मेक इन इंडिया का, हमारी गवर्नमेंट का, उसके अंडर ही हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो उसी के लिए कंपनी कह रही है कि हम जितने भी प्रोडक्ट्स के अंदर एंटर कर रहे हैं सबका मैन्युफैक्चरिंग जो है हम मेक श्योर कर रहे हैं कि वो इंडिया में ही हो। इसीलिए इनके सारे वेंडर्स जो हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स हैं, वो बेस्ड इन इंडिया ही हैं, पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट, डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो ये इनका विजन है। देन ये दो फाउंडर्स हैं, रवि अग्रवाल, निखिल अग्रवाल। 12-13 ईयर्स का इनको एक्सपीरियंस है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का। रिजल्ट वगैरह अभी बाद में डिस्कस करेंगे। कंपनी का मेन हाईलाइट अगर आप देखो तो 28 स्टेट्स और 2 यूटीज के अंदर कंपनी की प्रेजेंस है। ये भी एक और इंटरेस्टिंग चीज लगती है, क्योंकि 5-6-7 ईयर्स ही हुए हैं कंपनी को अपना ब्रांड स्टार्ट किए हुए खुद का। और सिर्फ 6-7 साल के अंदर इन्होंने इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक स्टेट और यूटी के अंदर अपना प्रेजेंस बिल्ड कर लिया हुआ है आज के टाइम पे। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क जो 1800 प्लस है। आईपीओ जब इस कंपनी का आया था, आई थिंक 2023 में इसका आईपीओ आया था, 2 साल हुए हैं, हार्डली 1.5-2 साल का टाइम हुआ है। उस टाइम पे इनका टोटल डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क सिर्फ 800 का था। तो 800 से 1800 यानी ऑलमोस्ट 2.5 गुना, 2.5 टाइम कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपैंड हुआ है लास्ट 1.5 ईयर के अंदर। रिटेल नेटवर्क आज के टाइम पे 65,000 से ज्यादा है। उस टाइम पे जब आईपीओ आया था तब 25,000 के आसपास रिटेल नेटवर्क था। यानी रिटेल नेटवर्क भी कंपनी का 1.5 टाइम, 1.5 गुना ग्रो किया है लास्ट 1.5 ईयर के अंदर। तो एक्सपेंशन रेट बहुत एग्रेसिव और रैपिड रहा है कंपनी का लास्ट 1-1.5 साल के लिए, 1-1.5 साल के अंदर। इसी से हमको समझ में आता है कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ भी आप देखोगे 4 टाइम आया है लास्ट 3 ईयर्स के अंदर। तो एक्सपेंशन एग्रेसिव रहा है मैनेजमेंट की तरफ से, जिसका उनको रिजल्ट मिला है रेवेन्यू के अंदर, टॉप लाइन के अंदर। देन सर्विस सेंटर अगर आप देखोगे तो आईपीओ के टाइम पे 1200 सर्विस सेंटर्स थे इस कंपनी के, आज इनके 2000 से ज्यादा सर्विस सेंटर है। ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज जब आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर एंटर करते हो तो आपके बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं वो फर्स्ट टाइम कस्टमर होंगे, क्योंकि इंडिया में अंडर पेनेट्रेशन है काफी ज्यादा, हमको पता है। एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन 8-10-15% का पेनेट्रेशन है सिर्फ। तो बहुत सारे कस्टमर जो आपके फर्स्ट टाइम कस्टमर्स होंगे, अगर आफ्टर सेल सर्विस में उनको प्रॉब्लम आता है तो आपके ब्रांड का एक बहुत बैड इमेज हो जाएगा मार्केट में कि ये सस्ता तो बेचता है बट क्वालिटी खराब है या फिर सर्विस अच्छा नहीं है। तो उसके लिए सर्विस सेंटर पे भी कंपनी ने काम किया है। 2000 से ज्यादा सर्विस सेंटर्स इन्होंने बिल्ड कर दिया आज के टाइम पे।
देन ये सारा इनका प्रोडक्ट बास्केट है। स्टार्ट किया था इन्होंने ये कीपैड वाले फोन से, अब फोन में भी अगर आप देखोगे तो कंपनी एंड्रॉयड फोन के अंदर एंटर कर चुकी है। फिर आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक का पूरा स्पेस, किचन अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस, स्मार्ट गैजेट्स, इवन लैपटॉप वगैरह में भी कंपनी ने एंटर कर लिया आज के टाइम पे। ये सारे न्यू कैटेगरीज है जो अभी रिसेंटली इसी साल कंपनी ने लॉन्च किए हैं। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, गीजर, एयर कूलर वगैरह, ये सब कंपनी ने इसी फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च किए हैं। इनके खुद के एक्सक्लूसिव आउटलेट्स भी हैं, तो 7 आउटलेट्स हैं सेलेकॉर के खुद के। अब ये थोड़ा सा इन्होंने मिक्स रखा है इसके अंदर, जैसे आप देखोगे कि दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी, टीयर 1 सिटी के अंदर भी इन्होंने अपना खुद का एक्सक्लूसिव स्टोर ओपन किया है। प्लस काफी सारे जो अनपॉपुलर सिटीज है वहां पे भी कंपनी ने अपना एक्सक्लूसिव स्टोर ओपन किया। सो मे बी इनका स्ट्रेटेजी ये हो सकता है कि जो इन्होंने लास्ट 5-6-7 ईयर्स के अंदर जो भी बिजनेस बिल्ड किया है वो टीयर 2, टीयर 3 और जो आपका सेमी अर्बन, सेमी रूरल जो मार्केट है उसके अंदर बिल्ड किया है इस कंपनी ने। वहां पे इनके मेन टारगेट कस्टमर्स हैं जो एस्पायरिंग मिडिल क्लास है, जो ये सारे प्रोडक्ट जो है वो परचेज करना चाहते हैं, उनका नीड बनता जा रहा है आज के टाइम पे। सो वहां पे इन्होंने मार्केट बिल्ड किया है। एंड अब क्योंकि धीरे धीरे ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक की तरफ प्रोग्रेस कर रही है, थोड़ी सी प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ भी एंटर कर रही है, सो वहां पे मे बी कंपनी टीयर 1 और मेट्रो मार्केट में भी अपना ब्रांड बिल्ड करना चाह रही है, इसीलिए इन्होंने वहां पे भी कुछ स्टोर ओपनिंग वगैरह करी है। देन इनका स्ट्रेटेजी क्या रहता है, जो रिटेल का नेटवर्क है इनका 65,000 का, वहां पे हर एक स्टेट या सिटी का जो लोकल रीजनल रिटेलर है उसके साथ में कंपनी ने पार्टनरशिप किया हुआ है। जैसे आप देखोगे ओशिया हाइपरमार्ट जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, उनके साथ में इनका पार्टनरशिप है। फिर आपका रॉकिंग डील, दिल्ली एनसीआर बेस्ड कंपनी है, यहाँ का रिटेलर है, उनके साथ में पार्टनरशिप है। सो जो छोटे छोटे लोकल रीजनल रिटेलर्स हैं उनके साथ में कंपनी ने पार्टनरशिप किया है, उसके बेसिस पे ग्रो किया है बिजनेस को। प्लस D2C चैनल हो गया आपका, जो ई कॉमर्स चैनल जैसे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जियो मार्ट, प्लस जो आपका क्विक कॉमर्स सेगमेंट है जेप्टो वगैरह, वहां पे भी कंपनी ने पार्टनरशिप वगैरह किया है पिछले कुछ टाइम में, सो दैट कहीं पे भी कोई ऐसा लूप होल ना रह जाए जहां पे हम ग्रो नहीं कर पाए। जहां पे भी पॉसिबल लग रहा है कंपनी को मार्केट बिल्ड करने का, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, कंपनी हर जगह अपना प्रेजेंस जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करती जा रही है। और ये सारा इनके सोर्सिंग पार्टनर्स हैं, वही जो इनका टारगेट है, मेक इन इंडिया के अंडर हमको ग्रो करना है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ईपैक, डिक्सन, नोबल, ओमेगा, ये सारे बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री के, उनके साथ में इन्होंने टाई अप किया हुआ है अपने प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए। देन रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन मिक्स अगर आप देखोगे, सो 45% रेवेन्यू जो है वो कंपनी का अदर प्रोडक्ट कैटेगरी से आता है और 55% इनका होम अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस से आता है। वही जो हमने बात करी कि मोबाइल पहले के लिए इनके 70-80% ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूट करता था, अब उसका कंट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंटली घटता जा रहा है। और जो बाकी आपके प्रोडक्ट्स हैं, आपका गीजर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, एयर फ्रायर हो गया, ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, इनका सेल्स का कंट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता जाता है। सेम चैनल मिक्स भी अगर आप देखोगे तो पहले 99% सेल्स कंपनी का ऑफलाइन ही आता था। आज के टाइम पे ऑफलाइन में ग्रोथ बहुत अच्छी है, कंपनी कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रही है, लेकिन ऑनलाइन चैनल भी कंपनी के लिए हायर पेस पे ग्रो कर रहा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन अब 9% के आसपास हो गया है। ये सारे ब्रांड एम्बेसडर्स है, मार्केटिंग एक्टिविटी कंपनी ने स्टार्ट करी है। मेजरली जब आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के अंदर एंटर कर रहे हो तो वहां पे ब्रांड बिल्ड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी कस्टमर जो फर्स्ट टाइम बायर है, अगर वो किसी बड़े ब्रांड को बाय ना करके, लाइक एलजी, वोल्टास, उन सबको बाय ना करके आपके प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहा है, तो एक ट्रस्ट, एक थोड़ा सा ब्रांड रिकॉल उसके माइंड में होना चाहिए, जिसको लेकर के मैनेजमेंट लास्ट 1-2 साल से अब थोड़ा सा ब्रांड एक्टिविटी पे काम कर रही है। देन कुछ और इन्होंने पार्टनरशिप वगैरह की है। प्लस एक और चीज कंपनी क्या कर रहे हैं, नया रेवेन्यू स्ट्रीम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो इनका कहना है कि हमारा जो रिटेल वाला बिजनेस है, जो D2C वाला बिजनेस है, वो तो ग्रो करता रहेगा, उसके साथ में ये B2B बिजनेस पे भी फोकस कर रहे हैं। B2B बिजनेस में कंपनी क्या कर रही है, जैसे कॉर्पोरेट सेल्स हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गए, आपके स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गया, आपका कुछ फैक्ट्रीज वगैरह हो गए, उनके साथ में टाई अप वगैरह करने का इनका प्लान है कि वहां पे जो ये प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रोडक्ट होते हैं, एसी है या आपका रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, कमर्शियल कूलर, ये सारे जो प्रोडक्ट्स वहां पे यूज होते हैं, वो हम वहां पे सेल कर पाए। उसका पर्पस ये है कि इनको ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा, बल्क में ऑर्डर आएगा उन सारे चैनल से, तो वहां पे एफिशिएंसी बिल्ड करके कंपनी थोड़े से ज्यादा मार्जिन गेन कर सकती है। प्लस एट द सेम टाइम थोड़ी सी ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी भी हो जाएगी। जैसे हम ब्रांड कंसेप्ट को डिस्कस करते थे जब, तो ब्रांड कंसेप्ट ने भी क्या किया था, जो भी वो नए बैग्स वगैरह के जो प्रोडक्ट ब्रांड लेकर के आ रहा था इंडिया के अंदर,
उनका टारगेट था कि कॉर्पोरेट्स के साथ में टाई अप करके कॉर्पोरेट गिफ्टिंग वगैरह जो है उसके अंदर वो एंटर करे, ताकि कंज्यूमर में एक थोड़ा सा ब्रांड बिल्ड हो, उनका वर्ड ऑफ माउथ थोड़ा सा क्लिक करे वहां पे। सेम ये कंपनी भी टारगेट कर रही है। तो ये सारे सेक्टर्स पे इनका फोकस है, एफएमसीजी, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, फार्मा, कि इन सारे सेक्टर्स में जहां रिक्वायरमेंट होती है वहां पे हम ये अपना B2B वाला सेगमेंट भी एंटर कर पाए। ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे इस मैनेजमेंट की तरफ से कि 5-6-7 ईयर्स ही पुरानी कंपनी है, ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, लेकिन कॉन्स्टेंटली आप देखोगे तो हर 1-2 साल में ये बिजनेस जो है कुछ नए सेगमेंट के अंदर एंटर कर रहा है, नया प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर एंटर कर रहा है, या फिर कोई नया रेवेन्यू स्ट्रीम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है। तो हर टाइम आप देखोगे तो कुछ नया सेगमेंट, कुछ ना कुछ नया बिजनेस कंपनी जो है वो ग्रोथ के लिए एक्सप्लोर कर रहा है। तो ये चीज काफी अच्छी लगती है। देन सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए इन्होंने काफी सारे लॉजिस्टिक कंपनीज के साथ में भी टाई अप किया है, जैसे TCI एक्सप्रेस है, DTDC है, ओम लॉजिस्टिक्स है। फिर ऑपरेशन एक्सेलेंस के लिए इन्होंने वेयर हाउस भी इंक्रीज किए हैं। पहले 8 लोकेशंस पे वेयर हाउसेस थे, अब 11 लोकेशंस पे कंपनी के वेयर हाउसेस हैं। प्लस इन्वेंट्री मैनेजमेंट को और अच्छे से करने के लिए कंपनी ने कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह का भी यूज करना स्टार्ट किया है। और जैसा भी हमने डिस्कस किया कि इस कंपनी के जो मेजर जो कस्टमर्स होंगे अब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक वाले स्पेस के अंदर, वो फर्स्ट टाइम बायर होंगे। एसी, रेफ्रिजरेटर, ये सब उनके लिए एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स है, तो इनमें से बहुत सारे जो कस्टमर होंगे वो फर्स्ट टाइम बायर होंगे, एंड वहां पे आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसी के लिए ऑलरेडी 22,000 से ज्यादा सर्विस सेंटर हैं कंपनी के। प्लस फ्लिपकार्ट की जो कंपनी है जीव्स कंज्यूमर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, उसके साथ में भी इन्होंने पार्टनरशिप किया है, जिससे इनका जो सर्विस रीच है वो 1000 से ज्यादा सिटीज के अंदर और इंक्रीज हो गया है। तो ये चीजें सारी कंपनी कर रही है। फिर अफोर्डेबिलिटी को और इंक्रीज करने के लिए, बिकॉज टारगेट कस्टमर तो मेरा वही है ना, Tier 2 Tier 3 सिटी के लिए मोस्टली सारे फर्स्ट टाइम बायर होंगे, तो उनकी अफोर्डेबिलिटी को और इंप्रूव करने के लिए कंपनी ने कुछ फिनटेक कंपनीज के साथ में भी पार्टनरशिप किया है, जो बाय नाउ पे लेटर वगैरह सर्विसेज ऑफर करती है। फिर आपका नो कॉस्ट EMI जैसे सर्विसेज हो गए, बजाज फिनसर्व, TVS क्रेडिट वगैरह, इन सब के साथ में कंपनी का टाई अप वगैरह है। तो अब बात करते हैं कंपनी का फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान, फ्यूचर एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी क्या है। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो ऑफलाइन प्रेजेंस है, जो हमने डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर का नेटवर्क बिल्ड किया है, उसको और एग्रेसिवली बिल्ड करने का फोकस है हमारा। और कंपनी कह रही है कि जो अनटैप्ड एरियाज हैं 28 स्टेट्स में तो बिल्कुल हमारी प्रेजेंस है, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे सिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे हमारी प्रेजेंस नहीं है, जहां हमारा डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर नहीं है। तो उसके लिए कंपनी कह रही है कि अपना डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क 1800 से 2500 तक लेके जाने का हमारा टारगेट है। यानी 1800 से 2500 कितना एक्सपेंशन हो गया, 39% के आसपास का। दूसरा, रिटेल नेटवर्क कंपनी कह रही है आज 65,000 है, इसको 80,000 तक लेके जाने का टारगेट है। तो रिटेल नेटवर्क का एक्सपेंशन कितना हो गया, 22 से 23%। डिस्ट्रीब्यूटर एक्सपेंशन 39%, रिटेलर एक्सपेंशन 22-23%। अब इन्होंने एग्जैक्टली ये नहीं बताया कि कंपनी ये अगले 1 साल के अंदर प्लान कर रही है, लेकिन अगर आप इनका ट्रेंड देखोगे पास्ट का, जैसे इन्होंने 1-1.5 साल के अंदर अपना डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क 2.5 गुना कर दिया, 1000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर ऐड करे। रिटेल नेटवर्क इन्होंने ऑलमोस्ट 1.5 गुना कर दिया, 40,000 के आसपास रिटेल नेटवर्क ऐड किया। तो उस ट्रेंड को देखते हुए ये जो नंबर कंपनी टारगेट करी है वो मोस्ट प्रोबेबली अगले 1 साल के अंदर ही इनको अचीव करना चाहिए। दूसरा, स्ट्रेटेजी कंपनी क्या है एक्सपेंशन का, कंपनी कह रही है कि जो लार्ज फॉर्मेट रिटेलर्स हैं, जो ऑर्गेनाइज रिटेलर्स हैं, उनके साथ में भी हम टाई अप करने का प्लान कर रहे हैं। जैसे आपकी जो क्रोमा हो गया, विजय सेल्स हो गया, ये जो Tier 1 सिटी में, मेट्रो सिटी में जो बड़े बड़े रिटेलर्स हैं, उनको उनके साथ में टाई अप करने का प्लान है। क्यों? क्योंकि आप जो हायर टिकट साइज आइटम जो आप सेल कर रहे हो, उसका ब्रांड रिकॉल तभी बढ़ेगा जब आप ऐसे प्लेयर्स के साथ में टाई अप करोगे जिनके स्टोर पे फुटफॉल ज्यादा है, जैसे क्रोमा, विजय सेल्स वगैरह। तो यहाँ पे फुटफॉल ज्यादा है, आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी ज्यादा बढ़ने का चांस है, इसलिए कंपनी इनके साथ में टाई अप करने का प्लान कर रही है। और ये वाला चैनल कंपनी कह रही है कि 80 से 100% पे ग्रो करने का हमारा टारगेट है अगले कुछ टाइम के लिए। देन B2B D2C चैनल एक्सपेंशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ई कॉमर्स में भी कंपनी कह रही है कि जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म्स है उसमें और ज्यादा प्लेटफॉर्म ऐड करने का टारगेट है, और एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म में भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ SKUs और इंक्रीज करने का टारगेट है। और लास्टली, कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल सेल्स, जहां पे ये सारे सेक्टर्स को कंपनी टारगेट कर रही है। इसके साथ में गवर्नमेंट को के टेंडर्स वगैरह पे भी अप्लाई करने का टारगेट है इनका, ताकि बहुत सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे भी हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाए। वही उसका रैशनल है कि बल्क में ऑर्डर आएगा तो ज्यादा वॉल्यूम हमारा निकलेगा। तो ये सारा एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी है कंपनी का, और पूरा बिजनेस मॉडल हमने डिस्कस किया। अब देखते हैं कि Q4 में और पूरे FY25 में रिजल्ट वगैरह कैसा आया, कंपनी का नंबर्स कैसे इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। तो सबसे पहले H2 का अगर आप नंबर देखोगे तो 41% का सेल्स का ग्रोथ है H1 के कंपैरिजन में। यानी अप्रैल से लेकर सितंबर तक जो कंपनी का सेल्स आया उसमें 41% का ग्रोथ आया अक्टूबर से मार्च के कंपैरिजन में।
और अगर आप वाई वाई कंपेयर करोगे तो 106% का ग्रोथ है। सो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 106% का ग्रोथ है। देन मार्जिन में थोड़ा सा हिट है, ग्रॉस मार्जिन इबिट्टा मार्जिन दोनों कम हुए हैं लास्ट 6 मंथ्स के कंपैरिजन में भी और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी। एंड पैट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 11% है H1 के कंपैरिजन में, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो 79% का ग्रोथ है। मतलब क्या है, टॉप लाइन का ग्रोथ बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि मार्जिन में थोड़ा सा हिट लिया है कंपनी ने, तो ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं मिला है। सेल्स ग्रोथ, पैड ग्रोथ यहां सिर्फ 11% है और यहां पे सिर्फ 79% है, जबकि सेल्स का ग्रोथ 106% का है। पूरे साल का अगर आप नंबर देखोगे तो 1026 करोड़ के आसपास का सेल्स का नंबर है कंपनी का, 105% का ग्रोथ है। इबिट्टा मार्जिन लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 6% थे, इस साल 5% के आसपास के मार्जिन हैं। फाइनेंस कॉस्ट भी आपका इंक्रीज हो गया बिकॉज आप इतना एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हो, प्रेजेंस इंक्रीज कर रहे हो, तो ऑफकोर्स फाइनेंस कॉस्ट कंपनी का इंक्रीज हुआ है। और आप देखोगे कि पैट ग्रोथ 92% का आया। ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी का भी ग्रोथ काफी अच्छा है, बट यस ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं मिला है बिकॉज मार्जिन वगैरह में कंपनी ने थोड़ा सा हिट लिया है। बैलेंस शीट पे अगर आप एक लाइन आइटम देखोगे इन्वेंट्रीज का, तो इसमें आपको बहुत रैपिड इंक्रीज दिखेगा। 92 करोड़ का इन्वेंट्री 210 करोड़ के आसपास हुआ है। अब इसका सिंपल सा रैशनल जो समझ में आता है कि कंपनी ने प्रोडक्ट कैटेगरीज काफी ज्यादा एक्सपैंड किया है अपना। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप थोड़ा सा डॉट कनेक्ट करोगे यहाँ पे, तो जो लाइक टू लाइक कंपनीज हैं इसके कंपैरिजन में, जैसे पूरा वैल्यू चेन अगर आप पकड़ो ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ई पैक और आपके डिक्सन वगैरह, एम्बर एंटरप्राइज वगैरह, उनका कॉन कॉल, प्लस जो आपके रिटेलर्स हैं आदित्य विजन, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया, इन सबके कॉन कॉल में अगर आप सुनोगे तो सारे प्लेयर्स ने बोला है कि इस बार इन एंटिसिपेशन कि हमको सेल्स अच्छा मिलने वाला है इस पूरे समर सीजन के अंदर, हमने इन्वेंट्री ज्यादा एग्रेसिवली बिल्ड करी है। सो वो सिंपल सा रैशनल हो सकता है कि क्यों सैलिकॉर ने भी अपना इन्वेंट्री को इतना ज्यादा से इंक्रीज किया है, क्योंकि लास्ट ईयर जो प्रोडक्ट्स वगैरह है उनका काफी स्टॉक आउट वाला सिचुएशन आ गया था। सडनली एक रैपिड इंक्रीज आया था डिमांड के अंदर, प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल थे नहीं इंडस्ट्री लेवल पे, ऐसा एंटिसिपेशन नहीं था इतने डिमांड का, और उसकी वजह से स्टॉक आउट सिचुएशन देखना पड़ा था काफी सारे प्लेयर्स को। तो उसकी वजह से एक तो सारे प्लेयर्स ने इन्वेंट्री बिल्ड करके रखी है, दूसरा हमने कॉन कॉल में ऑलरेडी डिस्कस किया उन कंपनीज के कि सप्लाई चेन में भी प्रॉब्लम है, जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स की अवेलेबिलिटी है, रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है, उसको लेकर के काफी चैलेंज है, और उसके लिए भी बहुत सारे प्लेयर्स ने इन्वेंट्री जो है वो ऑलरेडी बिल्ड करके रखी है। तो वही एक रैशनल समझ में आता है कि क्यों इनका भी जो इन्वेंट्री का नंबर है वो इतने बड़े नंबर से इंक्रीज हुआ है इस साल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। देन इसी की वजह से आप देखोगे कि कैश फ्लो भी नेगेटिव है कंपनी का, बिकॉज बहुत ज्यादा पैसा जो है, कैपिटल जो है कंपनी का, वो इन्वेंट्री के अंदर स्टक है। सो इसी की वजह से कैश फ्लो पे भी कंपनी का इंपैक्ट है। नाउ गाइडेंस का अगर हम बात करें तो FY25 में कंपनी ने गाइडेंस दिया था कि जो सेल्स का नंबर है हमारा उसको हम डबल करेंगे। 500 करोड़ का सेल्स है FY24 में, 1000 करोड़ ये टारगेट कर रहे थे FY25 में, और जो नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया है उससे बेटर ही किया है, मतलब अपने गाइडेंस को सरपास किया है कंपनी ने। FY22 से कंसिस्टेंटली अगर आप इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो ईयर आफ्टर ईयर कंपनी जो है वो 100% से ज्यादा के रेट पे ग्रो कर रही है। FY22 में इनका सेल्स था 121 करोड़, FY23 में आया अराउंड 260 करोड़, FY24 में किया 500 करोड़ और FY25 में किया 1000 करोड़। यानी 3 ईयर्स से कंसिस्टेंटली कंपनी 100% के ज्यादा से कैगर से ग्रो कर रही है, प्लस मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं। अगर आप FY21 में इस कंपनी का मार्जिन देखोगे तो 2% का मार्जिन था, आई थिंक 2-3% के आसपास का इबिट्टा मार्जिन था। अब कंपनी का जो इबिट्टा मार्जिन है वो 5 से 6% के बीच में है, यानी ऑलमोस्ट 3 टाइम इंप्रूवमेंट आया है कंपनी के इबिट्टा मार्जिन के अंदर, बिकॉज प्रोडक्ट मिक्स भी चेंज हुआ है। पहले मोबाइल फोन ही आप बेचते थे सिर्फ 700-800 का, जो ऑलरेडी काफी लो वैल्यू प्रोडक्ट था, कीपैड वाला मोबाइल आप बेचते थे 1000-2000 रुपीज का। अब क्योंकि आप हायर टिकट साइज आइटम बेचते हो, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी आपने की है, तो मार्जिन भी वहां से इंप्रूव हुआ है। इसीलिए आप देखोगे कि पैट ग्रोथ कंपनी का लास्ट 3 इयर्स में ऑलमोस्ट 15 टाइम है। FY22 में 2 करोड़ का पैट था, अब 31 करोड़ का पैट कंपनी ने रिपोर्ट करा है FY25 के अंदर। तो 3 साल का परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया है कंपनी ने लास्ट 3-4 इयर्स के अंदर। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट FY26 के लिए मैनेजमेंट ने क्या बोला है, तो इनका ग्रोथ का गाइडेंस जो है FY26 का, इनका कहना है कि 500 करोड़ का रेवेन्यू हम और ऐड करने का प्लान कर रहे हैं FY26 के अंदर। यानी 500 करोड़ मैंने ऐड किया FY25 में, 500 करोड़ ही मैं ऐड करने का प्लान कर रहा हूं FY26 में। तो सडनली जो मेरा ग्रोथ का गाइडेंस है वो 100% से घट के 50% पे आ गया, बिकॉज 1000 करोड़ से आपका रेवेन्यू होगा 1500 करोड़ इन FY26, तो आपका जो टोटल रेवेन्यू जो ग्रोथ है वो 100% से घट के 50% पे आ जाएगा। बिल्कुल लॉजिकल है, ये चीज समझ में आता है कि किसी भी बिजनेस के लिए कंसिस्टेंटली 100% पे ग्रो करना ईयर आफ्टर ईयर पॉसिबल नहीं है, स्पेशली
ऐसे सिचुएशन में जहां पे हम देख रहे हैं कि कभी रूरल इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है, कभी अर्बन इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है, ग्लोबली जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, सो उस सिचुएशन में अगर कोई बिजनेस कंसिस्टेंटली 100% से ग्रो करता है तो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है जो इस बिजनेस ने लास्ट 3-4 ईयर्स में किया। बट ये चीज भी हमको पता है कि मार्केट में किसी भी बिजनेस का ग्रोथ का गाइडेंस अगर घटता है तो परसेप्शन भी चेंज होता है उस स्टॉक को लेकर के, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, पहले मैं उस बिजनेस को वैल्यू कर रहा हूं 100% की ग्रोथ के अकॉर्डिंग, अब सडनली उसका जब ग्रोथ का गाइडेंस जो है वो एकदम से आधा हो जाएगा 100 से 50%, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे अपना परसेप्शन भी चेंज करना पड़ेगा। मैं सेम वैल्यू नहीं दे सकता उस बिजनेस को अगर उसका ग्रोथ का गाइडेंस इतना ज्यादा कम हो जाएगा। लॉजिकल बिल्कुल है, वो गाइडेंस कम होगा, लेकिन मुझे अपना परसेप्शन भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। तो 100% का ग्रोथ का गाइडेंस इनका 50% का हुआ। दूसरा, प्रॉफिटेबिलिटी पे कंपनी कह रही है कि इस साल FY25 में डेलिबरेटली हमने ऐसे डिसीजन लिए जिसकी वजह से हमको मार्जिन पे थोड़ा सा हिट हुआ और पैड ग्रोथ हमारा उतना अच्छा नहीं आया सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में, बिकॉज हमको अपना प्रेजेंस इंक्रीज करना था, नए कैटेगरीज के अंदर एंटर करना था, नए प्लेयर्स के साथ में टाई अप करना था, उन सारी चीजों की वजह से मार्जिन पे हमने डेलिबरेटली हिट लिया है। लेकिन FY26 के लिए मैनेजमेंट कह रहा है कि पैड ग्रोथ हमारा वापस से कम बैक करेगा और 50 करोड़ का पैड का इन्होंने गाइडेंस दिया है फॉर FY26। तो FY25 में किया 31 करोड़, FY26 में किया करेंगे 50 करोड़, यानी अगर आप पैड ग्रोथ देखो तो कंपनी ऑलमोस्ट 61 से 62% का पैड ग्रोथ टारगेट कर रहा है FY26 में, यानी सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में पैड ग्रोथ का गाइडेंस ज्यादा है, तो उसका मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिलेगा FY26 में जो कि FY25 में नहीं मिला। प्लस अगर आप पैट का मार्जिन भी देखोगे तो पैट मार्जिन सिर्फ FY25 के कंपैरिजन में इंप्रूव नहीं हो रहा है, FY24 के कंपैरिजन में भी कंपनी का पैट मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, बिकॉज पिछले साल कंपनी का पैट मार्जिन था 3.2%, FY25 में इन्होंने किया 3%, थोड़ा सा हिट लिया है पैट मार्जिन पे। FY26 का पैट मार्जिन कंपनी का बन रहा है 3.3%, यानी पैट मार्जिन कंपनी का 2 ईयर बेसिस पे इंप्रूव करेगा FY26 के अंदर, तो ये वाला गाइडेंस काफी अच्छा है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कैश फ्लो का, क्योंकि जो इनका मॉडल है उसमें कैश फ्लो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए कंपनी को, जिस मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस पेस पे ये ग्रो करने का टारगेट कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट कह रहा है लास्ट 3-4 इयर्स में जो मार्केट हम बिल्ड करना चाहते थे, जिस तरीके से हमने अपना प्रेजेंस इंक्रीज किया है, उसको लेकर के बिल्कुल हमको कैश फ्लो पे हिट लेना पड़ा है। लेकिन FY26 को लेकर के मैनेजमेंट कह रहा है कि हम कॉन्फिडेंट है कि कैश फ्लो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा FY26 के अंदर। तो ये एक पॉजिटिव गाइडेंस दिया इन्होंने। और इसके साथ में जो डेटर डेज हैं आपका, जो रिसीवेबल्स हैं, उसमें इनका कहना है कि क्योंकि हम लार्ज ऑर्गेनाइज रिटेलर्स के साथ में टाई अप करेंगे, वो बड़े प्लेयर्स हैं, उनके पास कस्टमर बेस है, उनके पास कस्टमर का फुटफॉल है, तो जब आप उनके साथ में टाई अप करोगे तो थोड़ा सा रिसीवेबल्स में थोड़ा सा कंपनी कह रही है कि इंक्रीज होगा, लेकिन फिर भी हमारा टारगेट है कि हम हमारे रिसीवेबल्स को सेल्स के कंपैरिजन में विद इन 5% रखेंगे। अभी अगर आप इनका रिसीवेबल टू सेल देखोगे तो 3.9% के आसपास है, 3.8 3.9। मैनेजमेंट कह रहा है कि ये नंबर बढ़ेगा जरूर, लेकिन 5% से कम ही रहेगा, मतलब रीजनेबल लेवल पे रहेगा, ऐसा कुछ बहुत एक्सेप्शनल हमारा रिसीवेबल इंक्रीज नहीं होगा आगे चल के भी। और लास्टली अगर हम बात करें तो कंपनी कह रहा है कि फंडिंग की रिक्वायरमेंट हमको पड़ेगा, सो 100 करोड़ के आसपास का इनका कहना है कि हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी FY26 में। अब इसको हम फुलफिल कैसे करेंगे? मिक्स अप्रोच रहेगा, थोड़ा सा इंटरनल एक्रूवल और थोड़ा सा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। अब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारा टारगेट है कि डेट टू इक्विटी हमको 1 से नीचे रखना है, 1 से ज्यादा डेट टू इक्विटी हमको नहीं रखना है, विद इन 1 रखना है। करंट डेट टू इक्विटी कंपनी का 0.8% के आसपास है, यानी पॉइंट क्या हुआ कि अगर आपको 100 करोड़ की फंड की रिक्वायरमेंट है तो डेट आप और ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी डेट टू इक्विटी 0.8 है और आप कह रहे हो कि 1 से नीचे रखना है, यानी बड़ा पार्ट जो होगा इस फंडिंग रिक्वायरमेंट का वो कंपनी इक्विटी रेजिंग से करेगी। तो इक्विटी रेज होगा यानी इक्विटी का बेस बढ़ेगा, यानी ईपीएस का ग्रोथ टेक्निकली इतना ज्यादा नहीं आएगा। तो अगर आप लॉजिकली समझो तो पैट ग्रोथ तो मे बी 61-62% हो सकता है, लेकिन ईपीएस ग्रोथ कंपनी का उतना नहीं हो सकता, बिकॉज कंपनी फंड रेज करने जा रही है FY26 के अंदर। तो मतलब टेक्निकली अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग लेवरेज इनको FY26 में भी नहीं मिलेगा, बिकॉज एज अ शेयर होल्डर मेरे लिए ईपीएस का ग्रोथ शायद सेल्स ग्रोथ से ज्यादा ना रहे FY26 के अंदर भी। सो ये पूरा इनका गाइडेंस है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। वैल्यूएशन वगैरह अगर आप देखोगे तो ठीक है, रीजनेबल लगता है, 20 से 25 का फॉरवर्ड पी आता है कंपनी का FY26 के अर्निंग के बेसिस पे, तो री रेटिंग का चांस बिल्कुल है। बट यस, मार्केट बिल्कुल उसको परसेप्शन को चेंज तो बिल्कुल करेगा। जो 100% ग्रोथ का गाइडेंस के ऊपर जो वैल्यू मिलता था, उस बेसिस पे जो मैं वैल्यू करता था इस बिजनेस को, वो बिल्कुल कम होगा, ग्रोथ इंजन अब 50% का हो गया है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, मैनेजमेंट कह रहा है कि लास्ट 3-4 इयर्स में या 5-6 इयर्स में हमने जो भी बिजनेस बिल्ड किया है, ग्रो किया है,
वो काफी सॉफ्ट अप्रोच को लेकर के किया इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। मतलब इतना ज्यादा लाउड होके नॉइज करके हमने ज्यादा मार्केटिंग वगैरह नहीं किया अपने ब्रांड का, और बिना उसके हमने ये सारे नंबर्स अचीव किए। अब हमको लगता है कि काफी सही टाइम है, क्योंकि अब हम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक वाले सेगमेंट के अंदर बहुत एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं। सो हमको लग रहा है ये सही टाइम है कि यहाँ पे हम मार्केटिंग पे स्पेंड करें, और FY26 में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, फोकस रखेंगे हम मार्केटिंग वगैरह के ऊपर। तो मार्केटिंग एक्सपेंड भी कंपनी का इंक्रीज होगा। बट स्टिल पैट का ग्रोथ का गाइडेंस तो अच्छा ही है, 61-62% से कंपनी का पैट ग्रो करना चाहिए FY26 के अंदर। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें तो अभी तक तो सही डायरेक्शन में बिजनेस जाता हुआ दिख रहा है। री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी भी है, 20 से 25 का फॉरवर्ड पी है। सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आने वाले 1-2 क्वार्टर के अंदर, मतलब अब इनका बड़ा रिजल्ट तो सितंबर में ही आएगा, H1 ऑफ FY26 का। सो उसमें ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी का ये जो इन्होंने नए प्रोडक्ट्स में एंटर किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये एसी वगैरह, इसका रिस्पॉन्स कैसा आया, इसका इनिशियल रिस्पॉन्स कैसा आया कंपनी का मार्केट के अंदर। तो वो चीज देखेंगे जब इनका रिजल्ट आएगा सितंबर का। अभी चीजें ठीक लग रही है, ग्रोथ का गाइडेंस भी अच्छा है, री रेटिंग का चांस भी है। बाकी ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।